डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद हुसैन आज आपके फ़िज़िकल साइंस की किताब में मौजूद लाइट चैप्टर के 6th ऑनलाइन क्लास में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने लेंस और लेंस में बनने वाले इमेज की पोजीशन, नौइयत, नेचर और डिफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन आइज़ और उसके तदारुक के बारे में डिस्कशन किया था। आज 6th ऑनलाइन क्लास में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग जानेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। रोशनी का उर्दू में कहते हैं रोशनी का इंतशार। आप लोग को मालूम है कि रोशनी या लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और वाइट लाइट जो सफ़ेद रोशनी है ना, जब वो किसी प्रिज्म से गुज़रती है तो उसके नतीजे में वो मुख्तलिफ़ रंगों में टूट जाती है, जिसे हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग दो चार अहम बातों को जानेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा सर आइज़ैक न्यूटन। तो मशहूर साइंसदान सर आइज़ैक न्यूटन ने सफ़ेद रोशनी का इन्ताफ़, रिफ्रैक्शन के नतीजे में लेंस पर बनने वाले अक्स यानी इमेज का मुताला करते हुए देखा था कि इमेज हाशिया की जानिब, ये जो एजेस है हाशिया की जानिब है ना, रंगीन कलर्ड, ठीक है, या मुख्तलिफ़ रंगों में नज़र आता है। इब्तिदा में उन्होंने ख्याल किया कि लेंस में नुक्स या डिफ़ेक्ट के सबब है ना, इससे बनने वाला अक्स रंगीन नज़र आता है। फिर उन्होंने एक उम्दा अच्छा क्वालिटी का लेंस लिया, उसके साथ उन्होंने तजर्बा दोहराया। तो उन्होंने देखा कि बदस्तूर उससे बनने वाला इमेज या अक्स रंगीन या कलर्ड है। न्यूटन इस नतीजा पर पहुँचे कि कलर्ड इमेज लेंस में नुक्स डिफ़ेक्ट के सबब नहीं है, बल्कि सफ़ेद रोशनी यानी वाइट लाइट में मौजूद कुछ खुसूसियात की बिना पर है। उस बात की मज़ीद तहकीक करने के लिए उन्होंने एक दूसरा तजर्बा किया। उन्होंने खिड़की पर मौजूद सुराख के ज़रिया, खिड़की जो सुराख होता है अपर्चर, तो खिड़की पर मौजूद सुराख के ज़रिया सूरज की रोशनी को एक तारीक कमरा में अंदर दाखिल होने दिया। रोशनी के रास्ता में उन्होंने एक शीशा का प्रिज्म रख दिया है। प्रिज्म से गुज़रने पर रोशनी की शुआएँ जब सफ़ेद पर्दा पर पड़ती हैं तो रेनबो की तरह मुख्तलिफ़ रंगों का मजमुआ की शक्ल में नज़र आती हैं। उन्होंने रोशनी के उस मजमुआ को स्पेक्ट्रम का नाम दिया। ये जो मजमुआ है, प्रिज्म के बेस की जानिब से देखने पर स्पेक्ट्रम में तरतीबवार वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी ये 7 रंग नज़र आते हैं। ठीक है, ये जो 7 रंग का मजमुआ है इसके हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। न्यूटन ने इसको स्पेक्ट्रम का नाम दिया था। तो स्पेक्ट्रम में मौजूद रंगों की तरतीब को है ना, लफ्ज़ या वर्ड विबजियोर के ज़रिए हम है ना याद रख सकते हैं। VIBGYOR। बेस की जानिब से अगर हम देखेंगे तो सबसे नीचे में है ना वायलेट, उसके बाद इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और सबसे ऊपर में रेड। तो रंगों की जो मुख्तलिफ़ तरतीब है उसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर स्पेक्ट्रम में देख पा रहे हैं है ना। जब वाइट लाइट स्पेक्ट्रम से गुज़री तो रिफ्लेक्ट होने के नतीजे में यह 7 रंगों में मुंतशिर हो गई। तो इस तजर्बा से न्यूटन ने यह नतीजा अख़ज़ किया कि सफ़ेद रोशनी यानी वाइट लाइट 7 नुमाया प्रोमिनेंट रंगों से मिलकर होती हैं और हर रंग कलर का वेवलेंथ मुख्तलिफ होता है। 7 रंग का वेवलेंथ मुख्तलिफ होता है, यानी सफ़ेद रोशनी मुख्तलिफ़ तरह के वेवलेंथ रखने वाले रंगों का मजमुआ या मिक्सचर है। सफ़ेद रोशनी दरअसल मुख्तलिफ़ तरह की वेवलेंथ रखने वाले 7 रंगों का मजमुआ है या मिक्सचर है। गोया इसकी नौइयत पॉलीक्रोमेटिक है। पॉलीक्रोमेटिक अभी हम लोग जानेंगे, मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक। तो वाइट लाइट इज़ पॉलीक्रोमेटिक इन नेचर। White lights are made up of 7 colors. So white light is polychromatic in nature. तो अब हमें जानना है कि ये जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है इसकी तारीफ़, डेफिनेशन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो सफ़ेद रोशनी का प्रिज्म से गुज़रने पर अपने अज्जा में टूटने के अमल को रोशनी का इंतसार या डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, द फेनामेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स
इज़ नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सफ़ेद रोशनी का प्रिज्म से गुज़रने पर अपने अज्जा में टूटने के अमल को रोशनी का इंतशार या डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। और 2 नंबर स्पेक्ट्रम, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि जब वाइट लाइट प्रिज्म से गुज़रती है तो 7 मुख्तलिफ रंगों में टूट जाती है, यानी उसके सामने जो रखा हुआ स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन, उस पर 7 रंगों का मजमूआ नज़र आता है। इसी 7 रंगों का जो मजमूआ है, बैंड ऑफ 7 कलर्स, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो सफ़ेद रोशनी के मजमूआ से सफ़ेद रोशनी को प्रिज्म से गुजारने पर इंतशार के नतीजे में रोशनी के 7 रंगों का मजमूआ या बैंड हासिल होता है, उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सफ़ेद रोशनी को प्रिज्म से गुजारने पर इंतशार में डिस्पर्सन के नतीजे में रोशनी के 7 रंगों का मजमूआ या बैंड हासिल होता है, इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ऑन पासिंग वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म, है ना, द बैंड ऑफ कलर्स सीन ऑन स्क्रीन इज़ कॉल्ड द प्रिज्म स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम 2 तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है प्योर स्पेक्ट्रम, उर्दू में कहते हैं खालिस तैफ, और 2 नंबर होता है इम्प्योर स्पेक्ट्रम या गैर खालिस तैफ। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें 7 रंग साफ़ और वाज़ा नज़र आए, उसे प्योर स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें 7 रंग यानी रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, है ना, ब्लू, इंडिगो और वायलेट साफ़ और वाज़ा परमानेंट नज़र आए, उसको हम लोग कहते हैं प्योर स्पेक्ट्रम। ठीक है, द स्पेक्ट्रम वेयर ऑल द 7 कलर्स आर डिस्टिंक्ट इज़ कॉल्ड प्योर स्पेक्ट्रम। और बाज़ औक़ात स्पेक्ट्रम में जो 7 रंग है वो साफ़ नज़र नहीं आते बल्कि गुडमुड हो जाते हैं। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें 7 रंग वाज़ा और साफ़ नज़र, है ना, नहीं आते हैं बल्कि गुडमुड नज़र आते हैं, इसे नाखालिस तैफ या इम्प्योर स्पेक्ट्रम कहा जाता है ना। द स्पेक्ट्रम वेयर द 7 कलर्स आर नॉट डिस्टिंक्ट बट आर मिंजल्ड आर कॉल्ड इम्प्योर स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम 2 तरह का होता है, प्योर स्पेक्ट्रम और इम्प्योर स्पेक्ट्रम। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम लोगों को अब एक बहुत ही ज़रूरी बात जानना है, काउजेज़ ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। काउजेज़ ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जैसा कि अभी आपको बताया गया, जब वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो ये 7 रंगों में टूट जाती है। इस अमल को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो इसकी वजह क्या है ना, जब प्रिज्म से गुज़रती है तो ये वाइट लाइट 7 रंगों में क्यों टूट जाती है, इसकी वजह क्या है, व्हाट आर द काउजेज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसको हम लोगों को जानना है। आप लोगों को मालूम है कि हवा और खला यानी एयर और वैक्यूम में रोशनी की रफ़्तार बराबर होती है, मगर हवा और खला के अलावा रोशनी के मुख्तलिफ़ रंगों की रफ़्तार मुख्तलिफ़ वास्तों में मुख्तलिफ होती है। रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। हवा और खला में इन 7 रंगों की रफ़्तार या वेलोसिटी बराबर होती है, लेकिन दूसरे मीडियम में हवा और खला यानी एयर और वैक्यूम को छोड़कर दूसरे वास्तों में रोशनी के मुख्तलिफ़ रंगों की रफ़्तार मुख्तलिफ होती है। नतीजा के तौर पर रोशनी में मौजूद मुख्तलिफ़ रंगों माने कलर्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में फ़र्क होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने जब ये चैप्टर शुरू किया था, शुरू में आपको बताया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बारे में आपको अच्छा से बताया गया था। तो मुख्तलिफ़ रंगों माने रोशनी की जो मुख्तलिफ़ रंगें हैं या कलर्स है ना, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में फ़र्क होता है, मुख्तलिफ होता है। वेवलेंथ के बढ़ने पर रोशनी की रफ़्तार बढ़ जाती है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। रोशनी के 7 रंगों में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड लाइट का होता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड लाइट का, और सबसे कम होता है वेवलेंथ वायलेट लाइट का, वायलेट कलर का। उसी वजह से सबसे ज़्यादा रफ़्तार रेड कलर की और सबसे कम रफ़्तार वायलेट कलर की होती है। सबसे ज़्यादा रफ़्तार रेड कलर का होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जो रफ़्तार है स्पीड या वेलोसिटी वो वायलेट कलर का होता है, इसलिए कि इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, जबकि वायलेट का सबसे ज़्यादा होता है। अगरचे तमाम रंगों के शुआओं का ज़ाविया वक़ू माने एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है, सबका एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है ना, लेकिन वेवलेंथ, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ़र्क वाक़ा होने के सबब प्रिज्म से टकराने पर वो मुख्तलिफ़ ज़ावियों, मुख्तलिफ़ एंगल्स में रिफ्रैक्ट होती हैं, मुनतफ़ होती है। उसी सबब से रोशनी में इंतशार का अमल यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट वाक़ा होता है।
ठीक है। सो डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज काउज्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, है ना, प्रेजेंट इन द वाइट लाइट। तो इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ और वेलोसिटी में होने वाली फ़र्क की इसके सबब रोशनी का इंतशार या डिस्पर्सन ऑफ लाइट वाक़ा होता है। सातों रंगों में चूँकि रेड कलर माने सुर्ख रंग की रफ्तार सबसे ज़्यादा और वायलेट कलर की रफ्तार सबसे कम होती है, उसी वजह से रेड लाइट का झुकाव या बेंडिंग सबसे कम होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और वायलेट लाइट का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, ये जो प्रिज्म है ना, द प्रिज्म डज नॉट प्रोड्यूस कलर बट इट ओनली स्प्लिट द वेरियस कलर्स प्रेजेंट इन द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। माने जो प्रिज्म है ये रंगों को पैदा नहीं करता है, बल्कि रोशनी में मौजूद मुख्तलिफ रंगों को ये जुदा स्प्लिट करता है। प्रिज्म रोशनी को पैदा के मुख्तलिफ कलर को पैदा नहीं करता, बल्कि ये रोशनी में जो मुख्तलिफ कलर्स होती हैं उसको जुदा या स्प्लिट करता है। तो प्रिज्म का ये काम हुआ। उसके बाद हम लोग एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात को जानेंगे। अभी आपसे हमने कहा था पॉलीक्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक। आपको बताया गया था वाइट लाइट इज़ पॉलीक्रोमेटिक, है ना। तो ये पॉलीक्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक क्या है? एक्चुअली ग्रीक में मोनो का मतलब होता है वन, ग्रीक लैंग्वेज में मोनो का मतलब होता है वन, और पॉली का मतलब होता है मेनी। मोनो का मतलब होता है वन और पॉली का माने होता है मेनी, ठीक है। और क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा मीन्स कलर, ठीक है। मोनो का मतलब होता है वन, पॉली मीन्स मेनी एंड क्रोमा मीन्स कलर, ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं इसे, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब है ना, एक रंग वाली रोशनी, एक रंग वाली रोशनी को हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, या है ना तन्हा वेवलेंथ रखने वाली रोशनी, ठीक है। एक रंग या तन्हा वेवलेंथ रखने वाली रोशनी को मोनोक्रोमेटिक लाइट कहा जाता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज़ अ लाइट मेड ऑफ, है ना, वन और सिंगल कलर, और अ लाइट मेड ऑफ सिंगल वेवलेंथ। उस तरह से पॉलीक्रोमेटिक का मतलब है एक से ज़ायद रंग रखने वाली रोशनी, एक से ज़ायद रंग रखने वाली रोशनी। यहाँ देखिए एक से ज़्यादा रखने वाली रोशनी है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे पॉलीक्रोमेटिक, ठीक है। तो पॉलीक्रोमेटिक का मतलब है एक से ज़ायद रंग रखने वाली रोशनी या एक से ज़ायद वेवलेंथ रखने वाली रोशनी। सबका वेवलेंथ क्योंकि मुख्तलिफ है, तो ऐसी रोशनी का मजमूआ जिसमें बहुत सारा वेवलेंथ रखने वाली रोशनी की शुआएँ होंगी उसको हम लोग कहेंगे पॉलीक्रोमेटिक, ठीक है। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज़ अ लाइट मेड ऑफ, है ना, मोर देन वन कलर और अ लाइट मेड ऑफ मोर देन वन वेवलेंथ। मसलन किसी रेनबो जो हम लोग आसमान में देखते हैं, तो रेनबो में मौजूद तमाम इनफरादी रंग की नौइयत मोनोक्रोमेटिक होती है। जो इनफरादी जो रंग है इंडिविजुअल, वो है मोनोक्रोमेटिक, है। जबकि रेनबो के मुख्तलिफ रंगों के मिलने से जो वाइट लाइट बनता है, सफ़ेद रोशनी, है ना, उसकी नौइयत पॉलीक्रोमेटिक की होती है। अच्छा, लाइट को हम दो कलर में या दो किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी कलर, कलर दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी कलर, या इसका एक और नाम है बेसिक कलर, है ना। प्राइमरी कलर या बेसिक कलर। अच्छा, जब वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारी जाती है तो स्क्रीन पे ये 7 रंगों में मुंतशिर या टूट जाती है। इस अमल को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसमें जो रंगें होती हैं वो इस तरह से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो स्पेक्ट्रम में मौजूद तमाम जो रंग है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कलर्स या बेसिक कलर। किसी भी स्पेक्ट्रम में मौजूद 7 रंगों को कहा जाता है बेसिक कलर या प्राइमरी कलर, और इन रंगों के मिलने से जो नया कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर या सेकेंडरी कलर। कॉम्प्लीमेंटरी कलर। गोया रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट ये सब प्राइमरी कलर है, लेकिन इनके मिलने से, इनके कॉम्बिनेशन से जो नया कलर बनता है, जैसे यहाँ पे पिंक नहीं है या वाइट
या ब्लैक या चॉकलेट कलर या कैरेमल, स्काई ब्लू, यहाँ पे तो सब है नहीं। तो ये सातों बेसिक कलर है और इनके आपस में मिलने से, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से जो नया कलर बनता है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जैसे पिंक, अगर आप रेड और वाइट को एक ख़ास तनासुब में मिलाइएगा तो उससे पिंक कलर बनेगा, या चॉकलेट कलर वगैरह वगैरह। तो वो सब जो कलर जो स्पेक्ट्रम में नहीं है बल्कि मुख्तलिफ रंगों से माने मिलने से बनता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अच्छा, यहाँ पे देखिए वाइट, हम लोग अक्सर कहते हैं ना वाइट कलर या ब्लैक कलर। तो वाइट और ब्लैक कोई कलर नहीं है। अगर ये सातों रंग रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, अगर सातों रंग को मिलाया जाए तो इसके मिलने से क्या होगा, वाइट हो जाएगा, यानी वाइट कलर। तो प्रेजेंस ऑफ ऑल 7 कलर इज़ वाइट कलर। और अगर हम लोग तमाम कलर को निकाल लें उसके बाद जो कुछ बचेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लैक, है ना। सो एब्सेंस ऑफ ऑल 7 कलर इज़ ब्लैक कलर। सो वाइट एंड ब्लैक आर नॉट कलर्स, presence of all the 7 colors are white color and absence of all the 7 colors are black color। अगर तमाम रंगों को हटा दिया जाए, यानी जब कोई भी रंग मौजूद नहीं होगा तो वो हो जाएगा माने ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक और वाइट कोई कलर नहीं है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर एक और ज़रूरी बात को जानेंगे, है ना। एक्चुअली हम लोग जब मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं तो तमाम चीज़ों की कुछ ना कुछ रंग नज़र आती है। जैसे अगर आप गुलाब का एक फूल लेंगे तो वो रेड कलर का होगा, बहुत औक़ात पिंक कलर का होगा, बहुत सारा फ्लावर है वो येलो कलर का है, बहुत सा फ्लावर है वो ग्रीन कलर का है या ब्लू कलर का है। तो कोई भी शय हमें रेड या पिंक या ब्लू या ग्रीन क्यों नज़र आती है, उसकी वजह क्या है, तो इसको आपको जानना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है। रोल ऑफ कलर ऑफ लाइट, रोल ऑफ कलर ऑफ लाइट on the appearance of color of an object। ये एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है। सफ़ेद रोशनी यानी वाइट लाइट की शुआएं जब किसी गैर शुफाफ रंगीन शय मतलब कलर्ड ओपेक्स ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो वो शय अपने रंग के अलावा सफ़ेद रोशनी में मौजूद तमाम रंगों को जज़्ब कर लेती हैं, और वो शय जिस रंग की होती हैं बनी होती हैं उस रंग को मोनक्स या रिफ्लेक्ट कर देती हैं। ये एक उसूल है, ठीक है। तो है ना, कोई भी गैर शफाफ रंगीन शय या कलर्ड ओपेक ऑब्जेक्ट से जब वाइट लाइट टकराती है तो वाइट लाइट में मौजूद तमाम रंग उस रंग को छोड़कर, जिस रंग से वो बनी होती है उस रंग को छोड़कर तमाम रंग उसमें जज़्ब हो जाता है, और जिस रंग की वो बनी होती है वो रंग उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। इसकी 2-4 मिसालें देखेंगे हम लोग तो समझ में आएगा। जैसे सफ़ेद रोशनी की शुआएं जब रेड फ्लावर सुर्ख फूल से पड़ती हैं तो वो फूल रोशनी में मौजूद सुर्ख रंग के अलावा तमाम रंगों को जज़्ब कर लेती है और सिर्फ सुर्ख रंग मतलब रेड कलर को रिफ्लेक्ट करती है। उसी वजह से वो फूल रेड नज़र आता है। रेड फ्लावर पे जब वाइट लाइट पड़ती है तो वो हमें रेड क्यों नज़र आता है, उसलिए नज़र आता है वो रेड कि रेड फ्लावर पे जब वाइट लाइट टकराती है तो वाइट लाइट में मौजूद तमाम कलर को, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, सबको वो फ्लावर एब्जॉर्ब कर लेती है, सिर्फ रेड कलर को वो रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्ट होने के नतीजे में रेड कलर हमारी आंखों में पहुंचती है, उसी वजह से वो शय हमें या वो फूल हमें रेड कलर का नज़र आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल है ना। उसी तरह सफ़ेद रोशनी की शुआएं जब सब्ज़ पत्ती ग्रीन लीफ पर पड़ती है तो वो पत्ती रोशनी में मौजूद सब्ज़ रंग ग्रीन कलर के अलावा तमाम रंगों को जज़्ब कर लेती है और सिर्फ सब्ज़ रंग को माने ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है। उसी लिए है ना पत्ती पर या पत्ती हमें ग्रीन नज़र आती है, ग्रीन के अलावा तमाम कलर को वो जज़्ब कर लेती है, सिर्फ ग्रीन को वो रिफ्लेक्ट करती है। तो हमारे आँख में उस पत्ती से टकराकर ग्रीन कलर आता है, उसी वजह से वो शय हमें या वो पत्ती हमें ग्रीन नज़र आती है। एक और मिसाल यहाँ पर आप देखिए, जब सब्ज़ चीज़ों यानी ग्रीन ऑब्जेक्ट पर रेड लाइट डाली जाती है, जैसे पत्ती ग्रीन कलर का पत्ती है उस पर अगर हम रेड लाइट डालेंगे तो वो ब्लैक नज़र आती है, ठीक है ना। ग्रीन चीज़ों पे अगर रेड लाइट डाली जाए तो वो शय हमें किस तरह की नज़र आती है, ब्लैक। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि सब्ज़ पत्ती
है ना, सब्ज़ रंग की जो चीज़ें हैं, ग्रीन ऑब्जेक्ट सिर्फ सब्ज़ रंग को रिफ्लेक्ट करती है, और रेड कलर है ना, और माने वो सिर्फ सब्ज़ कलर को, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है, और सुर्ख रंग माने रेड कलर समेत तमाम रंगों को जज़्ब कर लेती है। लिहाजा जब ग्रीन चीज़ों पर रेड लाइट डाली जाती है तो वो शय उसे पूरे तौर पर जज़्ब कर लेती हैं, और किसी भी रंग का शुआ उससे मुनक्स नहीं होता है, उसीलिए वो ग्रीन शय ब्लैक नज़र आती है। आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अ ग्रीन ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लैक इन रेड लाइट। जब ग्रीन चीज़ों पे है ना रेड लाइट डाली जाती है तो वो हमें ब्लैक नज़र आता है। उसकी वजह क्या है, हम बाद में क्वेश्चन लिख के आपको भेजेंगे। तो ये एक और एग्ज़ाम्पल देखिएगा, है ना। जब रेड ग्लास और ब्लू ग्लास को एक दूसरे से मिलाकर सूरज को देखी जाती है तो ये ब्लैक नज़र आती है। एक रेड कलर का ग्लास लीजिए, एक ब्लू कलर का ग्लास लीजिए, दोनों को मिला दीजिए और उससे आप सूरज को देखिए, आपको वो ब्लैक नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि रेड ग्लास सूरज की रोशनी में मौजूद रेड कलर के अलावा तमाम रंगों की शुआ को जज़्ब कर लेता है, सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट करता है, और सिर्फ रेड कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद ब्लू ग्लास रेड कलर को जज़्ब कर लेता है, चूँकि रोशनी में मौजूद तमाम रंगों की शुआएँ जज़्ब हो जाती हैं और कोई भी रंग का शुआ मुनक्स या रिफ्लेक्ट नहीं होता है। उसीलिए जो ग्लासेज है, दोनों ग्लास स्याह यानी ब्लैक नज़र आती है। तो आपसे कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, इफ़ वी लुक एट द सन थ्रू वन रेड ग्लास एंड वन ब्लू ग्लास कीपिंग इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर द ग्लासेज अपीयर ब्लैक, वाई। तो इसकी ये वजह है ना। इसको भी हम क्वेश्चन लिख के आपको भेजेंगे, उसको आप लोग सॉल्व। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट बहुत ही ज़रूरी बात है, हम लोग जानेंगे लाइट वेव। आप लोगों को मालूम है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो ये जो लाइट वेव है इसके बारे में चंद ज़रूरी बातों को जानना है। लाइट वेव, रोशनी की लहरें, है ना। इसको हम लोग एक और टॉपिक यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्पर्सन के नतीजे में, इंतशार के नतीजे में रोशनी की शुआएँ, है ना, रोशनी का जो शुआ है या रोशनी का जो रेज़ है ये 7 रंगों में टूट जाता है। तो ये जो 7 रंग का मजमूआ है उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है ना। खला यानी वैक्यूम, ये हवा में रोशनी वेव की शक्ल में चलती है। इन एयर और वैक्यूम लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। खला में रोशनी की रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एयर माने हवा या खला में रोशनी की रफ्तार सबसे ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साइंसी मुताला में, है ना, इस वैल्यू को, इस कीमत को कहा जाता है फंडामेंटल कांस्टेंट। फंडामेंटल कांस्टेंट, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी में ये जो वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल कांस्टेंट, ठीक है। तो अच्छा, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी स्पेक्ट्रम में रेड से वायलेट तक कुल 7 रंग मौजूद होते हैं। किसी भी स्पेक्ट्रम में रेड से वायलेट तक कुल कितने रंग हैं? 7 कलर मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन तजर्बा से ये बात साबित हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। दरअसल रेड और वायलेट के दोनों जानिब, माने इस तरफ और इस तरफ, रेड के ऊपर और वायलेट के नीचे, दोनों जानिब, है ना, रोशनी की बहुत सारी लहरें, वेव्स मौजूद होती हैं जो हमारी आँखों में मौजूद रेटिना को एक्साइट नहीं करती हैं, जिसके सबब वो नज़र नहीं आती हैं। रेड से पीछे और वायलेट के आगे और भी बहुत सारी रंगें मौजूद होती हैं, बहुत सा कलर मौजूद होता है ना, बहुत सारा वेव्स मौजूद होता है। लेकिन चूँकि हमारे आँख में जो रेटिना है, जब आपको मालूम है कि हमारे आँख में 3 लेयर होता है, स्क्लेरा, कोरैड और रेटिना। तो आँख का जो सबसे आखिरी लेयर है, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसे रेटिना कहते हैं। और किसी भी चीज़ का इमेज बनता है कहाँ पे? रेटिना में।
तो ये जो सातों रंग हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ये सातों रेटिना का जो रॉड और कोन सेल्स उसको एक्साइट करता है। नतीजा तौर पे ये सातों रंग हमारे आँख में नज़र आती हैं, उसका इमेज बनता है। लेकिन रेड से पहले और वायलेट के बाद और बहुत सारा कलर्स होता है ना, जो हमारे आँख के रेटिना को एक्साइट नहीं करता है, उसी वक्त के सबब वो हमें नज़र नहीं आती हैं। तो किसी स्पेक्ट्रम में रेड और वायलेट के दरमियान मौजूद खित्ता, ये जो रेड और वायलेट के दरमियान मौजूद खित्ता या रीजन है, इसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको कहा जाता है विजिबल, VISI, इस विजिबल स्पेक्ट्रम। रेड और वायलेट के दरमियान जो पूरा रीजन है, जो पूरा खित्ता है, इसे हम लोग कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये हमें नज़र आती हैं या दिखाई देती हैं, है ना। उसका वेवलेंथ, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है रेड और वायलेट, है ना, इन लोगों का वेवलेंथ 4000 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग से 8000 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग के दरमियान होता है। ठीक है, ये जो लाइट है रेड और वायलेट, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लाइट है, इसका फ्रीक्वेंसी 4000 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग से, है ना, 8000 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग के दरमियान होता है। जबकि रेड और वायलेट के दूसरे जानिब मौजूद शुआएँ जो हमारी आँखों में मौजूद रेटिना को एक्साइट नहीं करते हैं, जिसके सबब वो हमें दिखाई नहीं देता है, इसको कहा जाता है इनविजिबल स्पेक्ट्रम। इनविजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम यानी रेड और वायलेट के दरमियान जो रीजन है जो हमें दिखाई देता है, इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। और रेड से पहले और वायलेट के बाद और बहुत सारी रंग होती हैं, कलर्स होता है, लाइट होता है ना, मुख्तलिफ वेवलेंथ का, जो हमें नज़र नहीं आती हैं। इनको कहा जाता है इनविजिबल स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम और इनविजिबल स्पेक्ट्रम, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड के दूसरी जानिब, है ना, बढ़ते हुए वेवलेंथ वाली लहरों को इंफ्रारेड रेडिएशंस कहा जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशंस, इम्पॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, है ना। इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। रेड के दूसरी जानिब, इस जानिब, है ना, जो मुख्तलिफ़ तरह का रेडिएशंस होता है और बढ़ते हुए वेवलेंथ के लिहाज से, है ना, इसका वेवलेंथ रेड से ज़्यादा होता है और लगातार बढ़ता जाता है ऊपर की तरफ। तो इन तमाम रेडिएशंस को हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, है ना। ये कई तरह की होती हैं। मसलन आप लोगों ने नाम सुना माइक्रोवेव्स। दो नंबर टेलीविज़न वेव्स। तीन नंबर रेडियो वेव्स, टेलीविज़न में जो वेव्स होता है लाइट का, रेडियो में रेडियो वेव्स। ये सब जो वेव्स है ना, ये रेड के दूसरी जानिब होता है और इनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आती हैं, है ना। ये इनविजिबल स्पेक्ट्रम में पड़ता है। तो इन तमाम रेड से ऊपर जितना माने दूसरी जानिब बढ़ते हुए वेवलेंथ के लिहाज से जो लहरें होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। और ये रेडिएशंस कई तरह का होता है, माइक्रोवेव्स, टेलीविज़न वेव्स, रेडियो वेव्स वगैरह। जबकि वायलेट के दूसरी जानिब, ये तो रेड का दूसरी जानिब था, अब देखिए ये जो वायलेट है, वायलेट के दूसरी जानिब इस तरफ, है ना, वायलेट के दूसरी जानिब घटते हुए वेवलेंथ के लिहाज से, घटते हुए वेवलेंथ की वाली बहुत सारी लहरें होती हैं। इनको कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रा ULTRA, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहा जाता है। फिर हम बता दें आपको, है ना, वायलेट की दूसरी जानिब घटते हुए वेवलेंथ वाली लहरों को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहा जाता है। जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज़, इसको हम लोग शॉर्ट में UV कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़, UV रेज़। उसी तरह से, है ना, एक्स रेज़, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है पहले, हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, जानेंगे। गामा रेज़,
जब हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ा था तो उस टाइम इसको डिस्कशन किया था। गामा रेज़, तो अल्ट्रा वायलेट रेज़ या एक्स रेज़ या गामा रेज़ है ना, ये सब वायलेट की दूसरी जानिब घटते हुए वेवलेंथ के लिहाज से ये वाक़ा होता है। इनका वेवलेंथ है ना वायलेट से बहुत छोटा होता है, लगातार घटते हुए वेवलेंथ के लिहाज से है ना जो वेव्स होता है, लाइट वेव्स, ठीक है, इसको हम लोग माने क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है ना। इन तमाम रेडिएशंस को मजमूई तौर पर, यानी ऊपर में क्या था, इंफ्रा रेड रेडिएशंस, रेड के ऊपर में, वायलेट के नीचे में घटते हुए वेवलेंथ के लिहाज से जो रेडिएशंस था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो कि रेड के ऊपर में बढ़ते हुए वेवलेंथ के लिहाज से है ना, बहुत सारी लहरें हैं, और वायलेट के नीचे में घटते हुए माने वेवलेंथ के लिहाज से जो है ना लहरें हैं, सबको मजमूई तौर पर एक साथ मिलाकर हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी स्पेक्ट्रम का मेन दो पार्ट हुआ, ठीक है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम और इनविजिबल स्पेक्ट्रम। अच्छा, तो दीज रेडिएशंस टुगेदर फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये भी एक ज़रूरी बात है, इसको आपको याद रखना है ना। अब हम लोग थोड़ा सा और एक ज़रूरी बात को जानेंगे है ना, लेकिन उससे पहले आपको हम फिर एक बात याद दिला दें कि ये सब जो रेडिएशंस है ना, ये सब बरक़ी मक़नातिसी लहरें माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अगरचा उनके वेवलेंथ मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उनकी खुसूसियात रोशनी की लहरों माने लाइट वेव्स के मुमासिल सिमिलर होती हैं। खला और हवा में इन सभी लहरों की रफ़्तार, जितनी भी लहरें हैं, इन सभी लहरों की रफ़्तार 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वायलेट के बाद जो रेडिएशंस हैं है ना, जिन्हें हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहते हैं है ना, वो 3 तरह की हैं जो आपके सिलेबस में है, अल्ट्रा वायलेट रेज़, एक्स रेज़ और गामा रेज़। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, यूजेस एंड एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। आपके सिलेबस में ये बात दिया हुआ है, इसको हम लोग जानना है, ठीक है ना। इन माने विजिबल स्पेक्ट्रम में वायलेट की दूसरी जानिब मौजूद वेव्स को, जिनका वेवलेंथ वायलेट से कम होता है और जो इंसानी आँखों से नज़र नहीं आती हैं, उन्हें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहते हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज़ या एक्स रेज़, गामा रेज़ वगैरह। तो इन तीनों का आप लोगों को जानना, यूजेस और एडवर्स इफ़ेक्ट, इसका इस्तेमाल और इसके नुकसानदा असरात। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज़, यूवी रेज़, अल्ट्रा वायलेट रेज़ है ना। इसका वेवलेंथ 100 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग से 4000 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग के दरमियान होता है। इसका वेवलेंथ, अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ है, इसका वेवलेंथ 100 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग से 4000 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग के दरमियान होता है ना। प्रोफेसर जे रीटर नामी साइंटिस्ट ने है ना 1801 में 1801 में इसको डिस्कवर किया, ईजाद किया था। इसका यूजेस, इसका इस्तेमाल, अल्ट्रा वायलेट रेज़ का यूजेस आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसका बहुत सारा यूजेस है ना। एनिमल और प्लांट में विटामिन डी की सिंथेसिस, विटामिन डी को तैयार करने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग विटामिन डी इन एनिमल्स एंड प्लांट। एनिमल और प्लांट में विटामिन डी की तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है। 2 नंबर, सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेशन करने वाले, सर्जरी करने वाले जो आलात होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, या पानी, ड्रिंकिंग वाटर में जो मौजूद जरासीम है ना, उसको हलाक करने में, इसको हम लोग कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है ना। माने इट इज़ यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रिंकिंग वाटर है ना।
जराहत करने वाले या जराही करने वाले आलात, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, और पीने का जो पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें मौजूद जो जरासीम है ना, उसको हलाक करने में या उस जरासीम को पाक करने में इसका इस्तेमाल होता है। हमारे घरों में जो वाटर फ़िल्टर होता है तो आप उसमें देखिएगा लिखा रहता है अल्ट्रा वायलेट, तो एक्चुअली उसके अंदर में अल्ट्रा वायलेट रेज़ पैदा किया जाता है, और वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ पानी में जो जरासीम होता है उसको हलाक करता है, मार डालता है। माने यूवी रेज़, अल्ट्रा वायलेट रेज़ किल्स बैक्टीरिया। तो ये इसका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद आपसे पूछेगा इसका एडवर्स इफ़ेक्ट, इसके नुकसानदा है ना असरात, ठीक है। माने इसका जो ओवरडोज है वो इससे स्किन कैंसर होता है या स्किन डिजीज़ होता है। इट काउजेज स्किन कैंसर एंड स्किन डिजीज़ेस। इट्स ओवर है ना डोज काउजेज स्किन कैंसर और स्किन डिजीज़ेस, ठीक है। तो इट काउजेज हार्मफुल इफेक्ट ऑन आई, आँखों को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाता है, ये आँखों पे इसके शदीद नुकसानात होते हैं। तो ये 2 नंबर हुआ, सॉरी 1 नंबर हुआ अल्ट्रा वायलेट रेज़। उसी तरह से एक्स रेज़ आप लोगों ने नाम सुना है, एक्स रेज़ है ना। इसका वेवलेंथ 0.1 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग से 100 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग के दरमियान होता है इसका वेवलेंथ, है ना। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट रॉन्जन, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उसीलिए एक्स रेज़ का एक और नाम है रॉन्जन रेज़, हम लोगों ने पहले इसको पढ़ा है। तो एक्स रेज़ भी एक तरह का अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है। इसका इस्तेमाल यूजेस, हड्डी का जो फ्रैक्चर है उसको मालूम करने में एक्सरे का इस्तेमाल होता है, आपको मालूम है। माने इट इज़ है ना यूज्ड इन रेडियोग्राफी फॉर डिटेक्टिंग फ्रैक्चर इन द स्किन इन द बोन का जो फ्रैक्चर है उसको मालूम करने में इसका इस्तेमाल होता है। उसी तरह से कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, ट्यूमर या कैंसर का ट्रीटमेंट में, इलाज में इसका इस्तेमाल होता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्यूमर एटसेट्रा, है ना। उसी तरह से एटम की जो बनावट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की जो बनावट है, एटम का जो स्ट्रक्चर है ना, उसका स्टडी करने में इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ इन द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इट इज़ यूज्ड। और वेल्डिंग के दरमियान जो गैप रह जाता है उसको मालूम करने में इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर टू चेक गैप इन द वेल्डिंग। तो ये हुआ इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट, इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट माने नुकसानदा, इसके नुकसानदा असरात, ठीक है। ये इंसान का जो टिश्यू है माने बाफ्ट या ब्लड का जो सेल्स है ना, उसमें बहुत बुरे असरात मुरतब करता है, ठीक है। तो ये जीन में तब्दीली भी पैदा कर देता है। उसी वजह से प्रेग्नेंट वेमेन को एक्सरे कराने से परहेज़ करने का मशवरा दिया जाता है। तो एक्सरे अगरचा फ़ायदेमंद है लेकिन इसके बहुत सारे बुरे असरात भी हैं। और 3 नंबर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो है गामा रेज़। गामा रेज़ के बारे में रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था। इसका वेवलेंथ 0.1 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग से कम होता है, यानी बहुत छोटा, बहुत कम वेवलेंथ लगने वाला ये रेडिएशंस है ना। प्रोफेसर हेनरी बैक्यूरेल और मैडम क्यूरी नामी साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। मैडम क्यूरी और हेनरी बैक्यूरेल नामी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इसका यूजेस, कैंसर का ट्रीटमेंट में, कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है गामा रेज़ का, है ना। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। फूड का जो इंडस्ट्री है ना, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म माने बैक्टीरिया वगैरह को है ना हलाक करने में इसका इस्तेमाल होता है। इन फूड इंडस्ट्री इट इज़ यूज्ड टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज़म, बैक्टीरिया वगैरह को, है ना। जैसे डायरी इंडस्ट्री हुआ या और जो फूड का इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो जरासीम होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, बैक्टीरिया वगैरह, उसको हलाक करने में इसका इस्तेमाल होता है। और इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट, इसके नुकसानदा असरात, अगर चाहिए मुफीद है लेकिन इसके बहुत सारे नुकसानदा असरात हैं। 1 नंबर है ना, इट काउजेज़ म्यूटेशन, हार्मफुल म्यूटेशन, जीन में अचानक होने वाली तब्दीली को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, है ना। तो जीन में यह तब्दीली पैदा कर देता है जिसकी वजह से, है ना, मतलब डीएनए में तब्दीली वाक़ा होती है और उसकी वजह से कैंसर होता है ना। सो इट काउजेज़ हार्मफुल म्यूटेशन
ऑन DNA विच लीड्स टू कैंसर। इसकी वजह से कैंसर की बीमारी पैदा होती है। तो ये तीनों जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस था उसके बारे में आपको याद रखना है, इसका यूज़ और इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट। अब हम लोग आखिर में एक और छोटा सा टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर इंशाल्लाह ताला ख़त्म होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, SCATTERING, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उर्दू में कह सकते हैं हम रोशनी का बिखराव, रोशनी का बिखराव या स्कैटरिंग। ठीक है, रोशनी की शुआओं का धुआं मतलब स्मोक, गर्दो गबार के ज़र्रात डस्ट पार्टिकल, हवा में मौजूद पानी के कतरे जिसको हम ड्रॉपलेट्स कह सकते हैं, हवा के साल्मो मोलिक्यूल्स वगैरह से टकराकर रास्ता तब्दील करने के अमल को रोशनी का बिखराव या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। फिर सुनिए, रोशनी की शुआओं का धुआं, गर्दो गबार के ज़र्रात मतलब डस्ट पार्टिकल, हवा में मौजूद पानी के कतरे ड्रॉपलेट्स, हवा के साल्मों वगैरह से टकराकर रास्ता तब्दील करने के अमल को रोशनी का बिखराव या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रेले, RAYLEIGH, रेले। तो रेले नामी साइंसदान ने सबसे पहले इस अमल का मुताला किया था। उन्होंने बताया था कि जब रोशनी की शुआएं कुर्रा हवा से गुज़रती हैं, एटमॉस्फेयर से गुज़रती हैं, तो हवा में मौजूद मुअल्लक़ ज़र्रात मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल से टकराती हैं। हवा में मौजूद ऐसे ज़र्रात जिनका वेवलेंथ है ना इंसिडेंट रे से कम होता है, उन शुआओं को पहले तो जज़्ब कर लेते हैं और फिर खारिज कर देते हैं। यानी द लाइट इज़ फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड बाई दीज पार्टिकल्स एंड देन री इमिटेड। उस दौरान उनके वेवलेंथ में कोई तब्दीली वाक़ा नहीं होता है। रेले ने इस सिलसिले में एक लॉ पेश किया था जो इस तरह है, द इंटेंसिटी, उनका एक लॉ था रेले का लॉ, उसमें उन्होंने बताया था द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, बिखरा हुआ जो रोशनी है, इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। ये उनका लॉ था, इसको हम लोग कहते हैं रेले लॉ। फिर हम पढ़ें है ना, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, है ना। उर्दू में हम इस तरह से इसको कह सकते हैं कि रेले का कि रोशनी की शुआओं के बिखराव की शिद्दत, रोशनी की शुआओं के बिखराव माने स्कैटरिंग की शिद्दत रोशनी के वेवलेंथ के चौथाई मुरब्बा फोर्थ पावर का माकूस मतनासब होता है। फ़र्ज़ किया रोशनी का जो इंटेंसिटी है, शिद्दत, उसको हम I मान लें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ सपोज I, और उसका वेवलेंथ को लैम्डा माने, तो उनका जो लॉ है उसके मुताबिक हम लिख सकते हैं I इज़ प्रोपोर्शनल टू है ना फोर्थ पावर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, है ना। जैसा कि हम जानते हैं वायलेट लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। वायलेट लाइट का अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वायलेट लाइट का वेवलेंथ होता है 4000 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, सबसे कम होता है जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें 7 रंग है, उसमें सबसे कम वेवलेंथ होता है वायलेट का 4000, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड का। रेड का वेवलेंथ होता है, आपको याद आ रहा होगा, 8000 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग। तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम यानी 4000 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग, और रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा यानी 8000 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। लिहाजा सफ़ेद रोशनी की मुख्तलिफ शुआओं में वायलेट लाइट का बिखराव सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो स्कैटर होता है, बिखरता है मुख्तलिफ तरह का डस्ट पार्टिकल या एयर में मौजूद मॉलिक्यूल्स या स्मोक है ना वगैरह से टकरा कर सबसे ज़्यादा जो स्कैटरिंग होता है, बिखराव होता है, वो किसका होता है ना, वायलेट का, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम है। वेवलेंथ जितना कम होगा स्कैटरिंग उतना ज़्यादा होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा रेले का लॉ से। तो सफ़ेद रोशनी की मुख्तलिफ शुआओं में वायलेट लाइट का बिखराव सबसे ज़्यादा और रेड लाइट का बिखराव सबसे कम होता है। रेड लाइट के मुकाबले में वायलेट लाइट तकरीबन 16 गुना ज़्यादा बिखरती हैं। वायलेट लाइट तकरीबन 16 गुना 16 टाइम्स ज़्यादा बिखरती हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ वायलेट लाइट इज़ ऑलमोस्ट 16 टाइम्स मोर दैन डैट ऑफ
रेड लाइट के मुकाबले में वायलेट का बिखराव तकरीबन 16 गुना ज़्यादा होता है ना। बहुत ज़रूरी बात याद रखना होगा, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर इज़ अबाउट 16 टाइम्स मोर देन रेड कलर ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम। उसी वजह से सूरज की शुआएँ जब ज़मीन की सतह पर पहुंचती हैं तो उसमें वायलेट के करीब मौजूद शुआएँ, जैसे है ना ब्लू, इंडिगो, जो अब यहाँ पे देखिए वायलेट के करीब जो शुआएँ हैं जैसे ब्लू, इंडिगो वगैरह, है ना, इसका बिखराव ज़्यादा होता है, और ऊपर में जो शुआएँ हैं इसका बिखराव कम होता है। रेले के लॉ के हिसाब से जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी, उसके मुताबिक, ठीक है। तो सूरज की शुआएँ जब ज़मीन की सतह पर पहुँचती हैं तो उसमें वायलेट के करीब मौजूद शुआओं जैसे ब्लू, इंडिगो वगैरह, है ना, वायलेट वगैरह की शिद्दत, इंटेंसिटी कम होती है। ज़मीन पे जब रोशनी की शुआएँ जितना ज़मीन के करीब आती हैं तो उसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह की शिद्दत कम होती है। उसलिए कम होती है कि इसका बिखराव बहुत ज़्यादा होता है, इसका स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है। और रेड के करीब मौजूद शुआएँ जैसे ऑरेंज, येलो वगैरह, रेड वगैरह की शिद्दत या इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। सूरज से जो शुआएँ बराह रास्त डायरेक्ट हमारी आँखों तक पहुँचती हैं उसमें रेड कलर ज़्यादा होता है, जबकि दूसरी तमाम सिमतों से हमारी आँखों में पहुँचने वाली शुआओं में दरअसल बिखरा हुआ ब्लू कलर, ठीक है, तो मैंने स्कैटर्ड ब्लू लाइट होता है। उसी सबब से आसमान सूरज की सिमत को छोड़कर दूसरी तमाम सिमतों से नीला या ब्लू नज़र आती हैं। अगर हम आसमान को देखते हैं तो आसमान का रंग ब्लू नज़र आता है। क्यों? उसलिए कि है ना ब्लू कलर जो है ना वो ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, और स्कैटर्ड होकर आने के नतीजे में आसमान हमें ब्लू नज़र आती है। ये बहुत ज़रूरी बात याद रखना है, क्योंकि सूरज तुलू होने से ठीक पहले और गुरूब होने के बाद सूरज की शुआएँ बराह रास्त मतलब डायरेक्ट हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। लिहाजा उस वक्त बिखरे हुए लाइट, ब्लू लाइट्स माने स्कैटर्ड ब्लू लाइट के सबब पूरा ही आसमान नीला या ब्लू नज़र आता है। आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है द कलर ऑफ स्काई इन डायरेक्शन अदर देन द सन इज़ ब्लू, एक्सप्लेन। हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे। आपको एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू, वाई द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू। तो अगर हमारी ज़मीन के गिर्द कुर्रा हवा माने एटमॉस्फेयर मौजूद ना होता, हमारी ज़मीन के गिर्द, तो आपको मालूम है कुर्रा हवा या एटमॉस्फेयर है, अगर हमारी ज़मीन के गिर्द कुर्रा हवा या एटमॉस्फेयर मौजूद ना होता तो रोशनी की शुआओं के बिखरने, स्कैटरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी सूरत में बिखरी हुई शुआएँ हमारी आँखों में नहीं पहुँच पाती। नतीजे के तौर पर आसमान नीला की बजाय स्याह ब्लैक नज़र आता। चूँकि चाँद की सतह पर कुर्रा हवा एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, लिहाजा चाँद की सतह पर सूरज की बिखरी शुआएँ नहीं पहुँच पाती हैं। नतीजा के तौर पर चाँद की सतह से देखने पर सूरज की सिमत को छोड़कर पूरा आसमान स्याह या ब्लैक नज़र आता है। उसी सबब से खलाबाज माने एस्ट्रोनॉट को खला से देखने पर आसमान स्याह या ब्लैक नज़र आता है। हमें आसमान ब्लू नज़र आता है, लेकिन अगर चाँद की सतह से या खला में जाकर हम आसमान को देखेंगे तो आसमान ब्लैक नज़र आएगा। उसकी वजह समझ में आई है, इसलिए कि वहाँ पर खला नहीं है, वहाँ पे खला है और वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। नतीजा तौर पे वहाँ पे लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता है, ठीक है, बिखराव नहीं होता है। और अगर लाइट का बिखराव नहीं होगा तो हम तक वो मतलब कोई लाइट नहीं पहुँच पाएंगी। नतीजा तौर पे वो है ना हमें ब्लैक या स्याह नज़र आएगा। एग्ज़ाम में कभी कोई क्वेश्चन पूछता है हाउ वुड द स्काई अपीयर, है ना, हाउ वुड द स्काई अपीयर व्हेन सीन फ्रॉम द स्पेस और मून, है ना, जब आसमान को हम लोग स्पेस माने खला या चाँद से देखेंगे तो वो किस तरह का नज़र आता है ना, ये बात। और यहाँ पर आखिर में एक छोटी सी बात, यूज़ ऑफ रेड लाइट फॉर द डेंजर सिग्नल। ख़तरा का जो सिग्नल होता है उसको दिखाने के लिए हम लोग रेड लाइट, लाल रंग का इस्तेमाल, जैसे ट्रेन को या गाड़ी को रोकने के लिए रेड लाइट का इस्तेमाल होता है ना। तो उसकी वजह क्या है? एक्चुअली विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है ना रेड कलर का होता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड लाइट का। उसी वजह से कुर्रे हवा में मैंने एटमॉस्फेयर में ये सबसे कम बिखरती हैं, सबसे कम इसका स्कैटरिंग होता है, यानी रेड कलर स्कैटर्ड लेस्ट। नतीजा के तौर पर रेड कलर दूसरी तमाम रंगों के मुकाबले में पूरी शिद्दत के साथ दूर तक चली जाती हैं और काफ़ी दूर से भी साफ़ तौर पर नज़र आती हैं। उसीलिए ख़तरा की निशानदेही मतलब डेंजर सिग्नल को ज़ाहिर करने के लिए रेड लाइट का इस्तेमाल होता है। आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछेगा द डेंजर सिग्नल इज़ रेड वाई। तो डियर स्टूडेंट,
लाइट चैप्टर के तकरीबन तमाम ज़रूरी टॉपिक्स को हम लोगों ने 6 ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया है। आप लोग बार बार उसको है ना मतलब बार बार इसको नोट देखिए, ठीक है। तो और ज़रूरी बातों को नोट कीजिए। इस चैप्टर के कुछ ज़रूरी सवालात क्वेश्चंस आप लोगों को पहले भेजा जा चुका है, कुछ और सवालात भेजे जाएंगे। आप लोग अपनी कॉपी है ना, आप लोग इसे अपनी कॉपी पर हल करें। सवालात को हल करने में अपनी किताब के अलावा चैप्टर के ताल्लुक़ से जो 6 वीडियोज़ भेजे गए हैं उसकी मदद ले सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे हल करने में हम आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह अब हम बहुत जल्द फ़िज़िकल साइंस के दूसरे चैप्टर को डिस्कस करने के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।